डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टार्ट करेंगे, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कितनी होती है। हम ये जानते हैं कि लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य उत्पादन की कुल लागत और प्रति इकाई लागत को ज्ञात करना होता है और विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद और सेवाओं की लागत निर्धारण करने के लिए हम लागत लेखांकन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विधियों को उपयोग में लेते हैं। इकाई अथवा उत्पादन लागत भी उनमें से एक विधि होती है। यह विधि उन संस्थाओं में प्रयुक्त की जाती है जहाँ पे उत्पादन की इकाइयाँ समान प्रकार की होती हैं। उत्पादन प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती रहती है तथा लागत इकाइयाँ भौतिक एवं प्राकृतिक रूप से भी हमारी समान होती हैं। जैसे ईंटों के भट्टे, वहाँ पे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड को अपन यूज़ करके चलते हैं। इसके अलावा कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, दुग्ध उद्योग, सूत उद्योग, आटा मिल और चमड़ा उद्योग के अंतर्गत इस विधि को उपयोग में इत्यादि संस्थाओं में इस विधि को उपयोग में लिया जाता है। लागत लेखांकन या इकाई लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी प्रोडक्ट की कुल लागत और प्रति इकाई लागत को कैलकुलेट करना, कुल लागत का विश्लेषण करना। कुल लागत का विश्लेषण करने का मतलब होता है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसको प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और टोटल कॉस्ट और इसमें कितना हमारी प्रॉफिट है इसको कैलकुलेट करके चलते हैं। तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हमें दो अलग अलग पीरियड दे रखे होते हैं और दोनों अलग अलग पीरियड्स की हम टोटल कॉस्ट निकाल के उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। लागत के प्रत्येक तत्व का कुल लागत से हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य तथा हमें लाभ इसमें ज्ञात किया जाता है और जब हमें टेंडर प्राइस निकालनी होती है तब भी हम इसी विधि के द्वारा टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करके चलते हैं। लागत इकाई के अंतर्गत या लागत इकाई ज्ञात करने के लिए हमारी मुख्यतः तीन विधियों को काम में लिया जाता है। फर्स्ट होती है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट हम तब बनाते हैं जब हमें किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को हम तब बनाया जाता है जब हमें किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकालनी होती है बल्कि सिर्फ हमें टोटल कॉस्ट को निकालना चाहते हैं। और प्रोडक्शन अकाउंट वहाँ पे बनाया जाता है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वहाँ पे हमें प्रोडक्शन अकाउंट बनाया जाता है। इसका एक हमारा सिंपल फॉर्मेट होता है कॉस्ट शीट बनाने का। चाहे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएं या कॉस्ट शीट बनाएं, दोनों में फॉर्मेट एक ही होता है। सिर्फ एक इतना सा फर्क होता है कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं जबकि कॉस्ट शीट के अंतर्गत हम पर यूनिट कॉस्ट को भी फाइंड आउट करके चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्राइम पर्टिकुलर्स पर यूनिट, ये कॉस्ट शीट का मैं बना रही हूँ। टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर और ऊपर आउटपुट या जो भी यूनिट्स में दे रखे होते हैं वो लिखेगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और या ऑफिस ओवरहेड, दोनों का मतलब एक ही होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कई बार हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट ऑफ आउटपुट भी कहते हैं। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में यदि हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेल्स। अब
क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दे रखी होगी आपको और आउटपुट बता रखा होगा यूनिट्स में। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में यदि हम यूनिट्स का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। और यदि हम ये कहें कि ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए पर यूनिट का एक हम कॉलम को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब इसके साथ ही हमें कॉस्ट शीट में हमें वर्क इन प्रोग्रेस का भी मूल्यांकन करना पड़ता है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि ऐसा कार्य जो रॉ से मतलब जो पूर्ण अभी तक नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, या अपन इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसा कार्य जिसको हमने बनाना तो शुरू कर दिया था लेकिन वो निर्मित माल की अवस्था में नहीं आता है तो इसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। कारखाना लागत पे करना या फिर मूल लागत पे इसका मूल्यांकन करना, या कई बार ऐसा भी होता है कि ना कारखाना लागत पे किया जाता है ना मूल लागत पे किया जाता है। हमें वर्क इन प्रोग्रेस अलग अलग खर्चों के साथ ये रखा होता है, जैसे रॉ मटेरियल के साथ वर्क इन प्रोग्रेस बता रखा होगा, लेबर और एक्सपेंसेस के साथ हमें अलग अलग बता रखा होता है। तो वो ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जाता है। यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम हमेशा कारखाना लागत पे वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन करके चलते हैं। और ये फिनिश स्टॉक का यदि हमें क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में करते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करने से पहले किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऐड किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर इसका एक थर्ड करेंगे जिसमें हम वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश स्टॉक का भी ट्रीटमेंट करेंगे। टेल्को लिमिटेड रेडियो का निर्माण करती हुई 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्पादन एवं विक्रय से संबंधित उसकी निम्न प्रकार की सूचनाएं हैं। वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री और है, तीनों का हमें अलग अलग दे रखा है, इसलिए हम ना प्राइम कॉस्ट में करेंगे ना ही अपन इसका फैक्ट्री कॉस्ट में किया जाएगा, संबंधित खर्चों के साथ किया जाएगा। स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2012 में दे रखा है। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, प्रोडक्टिव लेबर, अनप्रोडक्टिव लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडियो 1000 यूनिट्स। इसमें हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट शीट नहीं पूछी है इसलिए हमें पर यूनिट कॉस्ट इसमें नहीं निकालना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, ये ग्रॉस का होगा, ये हमारा नेट का होगा। सेल्स है हमारे 4000 यूनिट की, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,87,500 रुपये का हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है और परचेजेस हमें बता रखी है 8,12,500 की। एड परचेजेस 8,12,500 10 लाख रुपए की लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,25,000 शेष बच जाएगा हमारे पास 8,75,000 का। ये होता हमारा यदि रॉ मटेरियल कंज्यूम। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग
और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी दे रखा है, इसलिए हम उसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो फिगर आएगी वो कहलाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें बता रखा है 20,000 का। एट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 का और लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा 30,000। 8,65,000 कहलाएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर हमें बता रखा है दूसरा खर्चा प्रोडक्टिव लेबर 6,25,000। 6,25,000 की प्रोडक्टिव लेबर है। प्रोडक्टिव लेबर के साथ भी हमें वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्टिव लेबर का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा 25,000 लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 40,000, 6,10,000। क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे, और यदि हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे होते तो उसके बाद हमें लिखना पड़ता लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। यहाँ पे हम इन दोनों खर्चों को ऐड करके निकाल देंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हुई हमारी 14,75,000। अब प्राइम कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट आएगी हमारी 14,75,000 रुपए की। ऐड करे जाएंगे वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड के अंतर्गत जितने भी हमारे फैक्ट्री से संबंधित होंगे, वर्क्स ओवरहेड कहिए या फैक्ट्री ओवरहेड कहिए, या फैक्ट्री से संबंधित हमारे जितने भी खर्चे होते हैं वो वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आते हैं। हमें इस क्वेश्चन में दो दे रखे, अनप्रोडक्टिव लेबर और फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अनप्रोडक्टिव लेबर है 12,500। प्रोडक्टिव लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह मानी जाती है, इसलिए वो प्राइम कॉस्ट में आती है, और अनप्रोडक्टिव लेबर फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर शामिल करते हैं। 12,500 रुपए की है, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 1,87,500। तो ₹2,00,000 की, और ओपनिंग वर्क की प्रोग्रेस भी दे रखा है और क्लोजिंग भी दे रखा है, इसमें ऐड किया जाएगा एट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें बता रखा है 12,500 का, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस किया जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा 17,500 रुपए का। 1,95,000 कॉस्ट ऑफ या फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है 16,70,000। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस। एड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस
या इसको हम ऑफिस एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, ये हमें बता रखे 1,25,000। 17,95,000 कहलाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 17,95,000 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमें बताया जाता है क्लोजिंग स्टॉक 1,000 यूनिट्स का है। सेल्स हमने की थी 4,000 रेडियो को और क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा था 1,000 यूनिट्स का या 1,000 रेडियो। और हमें ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं बता रखा और क्लोजिंग स्टॉक का हमें वैल्यू भी नहीं बता रखी, तो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 17,95,000। क्वेश्चन में हमें ये नहीं बता रखा कि हमने कितने यूनिट्स का या कितने रेडियो का प्रोडक्शन किया, तो ये हमें खुद निकालना पड़ेगा कि हमने कितने रेडियो का प्रोडक्शन किया। हमने 4,000 रेडियो को तो सेल कर दिया, बेच दिया, और 1,000 का हम कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने जो टोटल प्रोडक्शन किया था वो 5,000 रेडियो का किया था। क्योंकि यदि हम ये कहते हैं कि 1,000 रेडियो स्टॉक में बचे हुए हैं, तो 5,000 का हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी हमारे पास 1,000 यूनिट्स बचेंगे, और हमने इसमें से 4,000 रेडियो को सेल कर दिया था। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम निकालेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में हमें नंबर ऑफ रेडियो बता रखे हैं 1,000। 17,95,000 हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, और ये है हमारी लागत टोटल 5,000 रेडियो। तो 1,000 रेडियो की हमारी कितनी लागत होगी? 3,59,000। आप चाहो तो इसका हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला यदि हम बनाए इसका, तो ये बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन टोटल प्रोडक्शन इन यूनिट्स, या प्रोडक्शन इन यूनिट्स भी कह सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। हम इस वैल्यू को निकालने के लिए यूनिटरी मेथड को भी काम में ले सकते हैं, और हम इस तरह से फॉर्मूला बना के भी इसको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। $14,36,000 कहलाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें दे रखे हैं 55,000 एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टोटल कॉस्ट 14,91,000। सेल्स बता रखी है 4,000 हमारे रेडियो थे, नंबर ऑफ रेडियो, और एक रेडियो को हमने 500 रुपए में बेचा। सेल्स 4,000 रेडियो और प्रति रेडियो लागत है हमारी 500, तो टोटल हो गया ये 20 लाख रुपए। अब टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास, सेल्स पता है, तो हमारा डिफरेंस कहलाएगा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं अपन इसको। 20 लाख में से हम यदि 14,91,000 घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5,09,000 रुपए। ये हमारा कहलाएगा प्रॉफिट। तो इस प्रकार से एक हम स्टेटमेंट बनाएंगे
स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट के अंतर्गत हम ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के बाद इसमें से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है और माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो कहलाएगी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यदि हमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दे रखा होता है तो उसका भी एडजस्टमेंट हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ही करते हैं और उसके पश्चात हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। और यदि हमें क्वेश्चन में सेल्स के बारे में भी कोई भी जानकारी होगी तो हम सेल्स में से टोटल कॉस्ट निकालने के बाद प्रॉफिट निकालेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमें सेल्स के बारे में जानकारी नहीं होती, यदि हमसे ये कहा जाता टोटल कॉस्ट हमारी आपने जो कैलकुलेट करी उसमें प्रॉफिट के बारे में हमें कुछ भी दे रखा होता क्वेश्चन में तो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद हम सेल्स कैलकुलेट कर सकते थे।